Hello students, my name is Dr. Maruf Khan. I am head of the Department of Civil Engineering branch. जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग के बारे में बताया था, उस लेक्चर में मैंने आपको सर्वेइंग की कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स बताई थी। उसके आगे की स्ट्रीम्स अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, कवर करेंगे। आगे की स्ट्रीम में जो पहली स्ट्रीम है, जो पहली डिसिप्लिन है, वो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। नाउ व्हाट इज इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग का वो डिसिप्लिन, वो ब्रांच जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम करे, जिसमें हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात करें। जैसे सपोज हम जब कहीं पे एक टाउनशिप डेवलप करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, तो उस टाउनशिप में वहाँ पे पानी की ज़रूरत होती है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, या कोई एग्रीकल्चरल एरिया है, एग्रीकल्चरल फील्ड है, तो वहाँ पे पानी की ज़रूरत होती है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, या कोई इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो वाटर इज़ द बेसिक नीड। पानी की ज़रूरत आपको ज़्यादातर हर एक्टिविटी में है। इस वजह से यहाँ पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के थ्रू हम ये बताते हैं कि वो जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए, वो उस पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी क्वालिटी कैसी है। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए कुछ अलग स्टैंडर्ड होते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कुछ अलग स्टैंडर्ड होते हैं, और एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए कुछ अलग स्टैंडर्ड होते हैं। अगर हम बात करें ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, तो ड्रिंकिंग पर्पस में उसकी फिजिकल क्वालिटी, पानी की केमिकल क्वालिटी और बायोलॉजिकल क्वालिटी, इन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जब हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स के लिए कुछ स्पेसिफिक मिनरल कंटेंट की बात की जाती है। इस वजह से सिविल इंजीनियरिंग की ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ब्रांच या डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है। अब और क्या क्या इसमें किया जाता है? जब हम कहीं पे एक टाउनशिप डेवलप करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, तो वहाँ पे अगर हम उस टाउनशिप को ड्रिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या दूसरे पर्पसेस के लिए डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पानी सर्कुलेट करना चाहते हैं, तो उसका प्रॉपरली पहले ट्रीटमेंट किया जाता है। इस वजह से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात करते हैं। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात करने के बाद हम ये देखते हैं कि उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कौन कौन सी प्रोसेसेस इंप्लीमेंट की जा रही हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में स्क्रीनिंग होती है, एरेशन होता है, कोएगुलेशन होता है। ऐसी कई सारी स्टेप्स के बाद आखिरी में हम बायोलॉजिकली क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, उसमें एलम ऐड करके कोएगुलेशन की प्रोसेस की जाती है। और जब हमें लगता है कि ये अब वाटर की क्वालिटी डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक हो चुकी है, तब हम उसको अलग अलग टाउनशिप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट के साथ साथ वेस्ट डिस्पोजल की बात की जाती है। जो डोमेस्टिक वेस्ट निकल रहा है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है, उसकी बात की जाती है। और इसी तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है, उसी तरह से सीवेज ट्रीटमेंट के लिए वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये सारी स्टडीज़ की जाती हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आती हैं, जो कि सिविल इंजीनियरिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है। अब हम आगे की एक डिसिप्लिन की बात करते हैं। नाउ द नेक्स्ट डिसिप्लिन इज वाटर रिसोर्स एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं पे भी टाउनशिप डेवलप करनी है या कहीं पे भी हमें वाटर की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, तो उसको पहले हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। हमारे पास एक रिजर्वायर होना चाहिए। उस रिजर्वायर के पानी को ही हम अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारे पास एक रिजर्वायर है, हमने पानी को वहाँ पे स्टोर करके रखा है, तो हम वहाँ से उसको डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए अलग अलग टाउनशिप में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए हम उनको एग्रीकल्चर जो फील्ड्स हैं जो हमारी, वहाँ पे भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनाल्स। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए जब हमें ज़रूरत होती है, तो हम इंडस्ट्रीज़ मेनली किसी ना किसी रिजर्वायर या किसी ना किसी पोंड या रिवर के आसपास एस्टेब्लिश करते हैं, ताकि हमें पानी की ज़रूरत हो तो हम वहाँ से उसको यूटिलाइज कर सकें। तो जहां हमने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करी, वहीं से जुड़ के जो नेक्स्ट डिसिप्लिन है वो है वाटर रिसोर्स एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग। वाटर रिसोर्स में हम देखते हैं कि किस तरह का रिजर्वायर हम किस तरह के पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं। नॉर्मली रिजर्वायर दो तरह के हो सकते हैं, एक तो नेचुरल हो सकता है या आर्टिफिशियल हो सकता है। नेचुरल, जो नेचुरली हमें कोई एक वहाँ पे कोई पोंड मिल गया, कोई रिवर मिल गई, उस पोंड या उस रिवर का वाटर हम अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। या अगर हमें लग रहा है कि नहीं, यहाँ से जो एक नदी बह रही है वहाँ पे हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ पे हम एक डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे और डैम कंस्ट्रक्ट करके उस पानी को रोकेंगे, उसको स्टोर करेंगे, और स्टोर करने के बाद हम उसको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए या डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर रिजर्वायर। और हम देख रहे हैं कि वाटर रिजर्वायर के साथ ही एक दूसरा टॉपिक जुड़ा है, इरिगेशन इंजीनियरिंग।
नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग? इरिगेशन मतलब सिंचाई, कि हम किस तरह से वाटर रिजर्वायर के पानी को प्रॉपरली सर्कुलेट कर रहे हैं और प्रॉपरली अलग अलग फील्ड, अलग अलग एग्रीकल्चर फार्म्स तक पहुंचा रहे हैं। कितने अमाउंट में हमें पानी को एक स्पेसिफिक फील्ड को देना है, ये सारी बात की जाती है इरिगेशन इंजीनियरिंग में। इरिगेशन इंजीनियरिंग में ही हम कैनाल्स की बात करते हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग में हम डिफरेंट टाइप ऑफ डैम्स की बात करते हैं कि अगर हमें इतने हेक्टेयर एरिया की सिंचाई करनी है तो हमें कैसा डैम कंस्ट्रक्ट करना है। हमें इरिगेशन के साथ साथ अगर डैम को का यूटिलाइजेशन दूसरी जगह करना है तो हमें ग्रेविटी डैम के अलावा और कौन सा डैम बनाना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों की स्टडी की जाती है इरिगेशन इंजीनियरिंग में। और डैम के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि डैम से जुड़ा होते हैं कैनाल्स, क्योंकि जो हमने डैम में पानी को स्टोर करके रखा है उसी वाटर को हम सर्कुलेट करके कहाँ भेजते हैं, एग्रीकल्चर, जहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो हमारी फार्मिंग एरियाज हैं, वहाँ भेजते हैं विद द हेल्प ऑफ कैनाल्स। तो कैनाल्स कैसी होंगी, कैनाल्स का डिज़ाइन कैसा होगा, ये सारी स्टडी की जाएगी इरिगेशन इंजीनियरिंग में। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक डिसिप्लिन, एक स्ट्रीम है वाटर रिसोर्स एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग। अब हम अगली डिसिप्लिन की बात करते हैं। नाउ द नेक्स्ट डिसिप्लिन इज बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर? अब हम थोड़ा सा अपने स्ट्रीम को शिफ्ट करते हैं। अभी तक हमने बात करी वाटर से रिलेटेड, अब हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। कि आप जब भी कहीं पे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से उसकी प्लानिंग करेंगे। मेरे अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि किसी भी कंस्ट्रक्शन को शुरू करने से पहले सर्वेइंग की जाएगी, वहाँ के मेजरमेंट लिए जाएंगे और फिर मेजरमेंट के बेसिस पे मैप्स तैयार किए जाएंगे और उन मैप्स को देखते हुए हम कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। तो जो मैंने आपको बात कही कि पहले सर्वेइंग होगा, मेजरमेंट्स होंगे और मेजरमेंट्स के बाद जो प्लान्स तैयार करेंगे, जो मैप्स तैयार करेंगे, वही उनका प्रिपरेशन ही, और उनकी प्रिपरेशन किस तरह से की जाएगी, यही आएगा बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में। कुछ लॉज होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, जिनको ध्यान में रख के हम कोई भी नक्शा बनाते हैं। एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में कहते हैं, हम कोई भी एक नक्शा जो प्रिपेयर करते हैं, जो मैप प्रिपेयर करते हैं, वो पार्ट है बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर का। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के बाद नेक्स्ट स्ट्रीम की। द नेक्स्ट स्ट्रीम इज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग? जब आपने प्लानिंग कर ली, जब आपने या तो मैनुअली मैप्स क्रिएट करें या कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे ऑटोकैड है, ऑटोकैड के थ्रू आप मैप्स प्रिपेयर करते हैं। आपने जब मैप प्रिपेयर कर लिया तो आपको ये पता चल गया कि हमें जो बिल्डिंग बनानी है उसके डायमेंशंस क्या हैं, उसका डायरेक्शन क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, मगर उसमें लोड कितना आना है, कहाँ कितना रेनफोर्समेंट डलना है, ये सब बात की जाती है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के थ्रू। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में हम ये बताते हैं कि ड्राइंग के बाद डिजाइनिंग कैसे की जाएगी, किस कॉलम पे, किस बीम पे कितना लोड आ रहा है, उस लोड के हिसाब से उसमें कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारी बात रेनफोर्समेंट, लोड से लेके ड्राइंग इज अ डिफरेंट थिंग, डिजाइनिंग इज अ डिफरेंट थिंग। जब ड्राइंग की बात करेंगे तो वो आ जाएगा बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में, और जब डिजाइनिंग की बात करेंगे कि कितना लोड आना है, उस लोड के हिसाब से हमें रेनफोर्समेंट कैसा देना है, और रेनफोर्समेंट में जो रॉड्स देनी है, जो बार्स देने हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसा रहेगा, जब हम इसकी बात करेंगे तो हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के थ्रू। तो आई होप कि आपको ये सारी ब्रांचेस समझ में आई होंगी। लास्ट लेक्चर में मैंने अपने कुछ 3 या 4 ब्रांचेस आपको समझाई थी। इस लेक्चर में मैंने आपको 3-4 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस बताई हैं, और ये इंपॉर्टेंट ब्रांचेस की स्टडी अगर हम करेंगे तो ही, और बड़ी अच्छे से करेंगे तो ही हम एक अच्छे सिविल इंजीनियर बन पाएंगे। आई होप जो आपको मैंने आज जितना ही बताया आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।